नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, जो हमारी अनुभागीय मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में। और वैचारिक पृष्ठभूमि में हमने पहले के 50 प्रश्न जो है वो कर लिए थे और आगे के 50 प्रश्न जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपने पहले के 50 प्रश्न नहीं देखे हैं तो एक बार आप इससे ठीक पहले की जो वीडियो है उसको देख लें। और इसके रिगार्डिंग हमारी जो प्लेलिस्ट है वो हमने बना बना के रख दी है, जिसमें आपका सीबीएसई मॉक टेस्ट के नाम से वो रहेगी। उसको आप एक बार ओपन कीजिए, जितने भी पहले के जो टेस्ट हुए हैं 12-15 उनको आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करने वाले हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में जो वैचारिक धारा 1930 के दशक के उत्तरार्ध में विकसित हुई उसे साहित्य में क्या नाम दिया गया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के आधार बनाया गया है। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए यहीं से ही कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष की बात कौन कर रहा है। ये करता है मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद से प्रभावित कौन था? मार्क्सवाद से प्रभावित रहा इन सब में से ज़्यादा जो आपका प्रगतिवाद रहा, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। और इस संदर्भ में आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो क्या है, जो आपका मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही आपका प्रगतिवाद हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्सवाद जो है, साहित्य के क्षेत्र में वो प्रगतिवाद है। ठीक है, प्रगतिवाद में क्या है, जो शोषक वर्ग है या जिसको हम पूंजीपति कहते हैं उसके खिलाफ और शोषित वर्ग या जो मजदूर किसान है उसके साथ जो है वो खड़ा हुआ जाता है। ये है इसका जो मुख्य बात है। ये ध्यान रख लेना आपको कि इसमें क्या रहेगा, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव जो है हमें दिखाई देता है। तो प्रगतिवाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी काव्यधारा के किस प्रमुख कवि को मार्क्सवादी चेतना और धरती के सौंधेपन का मिश्रण होने के कारण धरती का कवि कहा जाता है? तो ये आपको बताना है कि धरती का कवि किसे कहा जाता है। और आगे इसको सरल और किया गया है, देखिए, जिन्होंने युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक कृतियां लिखी। तो अगर आपको पहले वाली चीज़ जो है वो पता नहीं थी तो दूसरे वाले प्रश्न में आपको इसको क्लियर कर दिया गया है, जहाँ से आपको जो है ये चीज़ ज़्यादा आसान लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, देखिए, ये हो गया केदारनाथ अग्रवाल। ये जो है आपके किस सप्तक के कवि हैं, ये आपको ज़रूर जानना है। ध्यान रखें इसको। हालांकि इसमें प्रगतिवादी स्वर भी रहा, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रयोगवादी कवियों में भी गिने जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि ये किस सप्तक के कवि हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जो है वो बता सकते हैं। अगर वीडियो और ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना कमेंट जो है, जो सबसे कीमती है, उसको आप ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या थे पेशे से, तो ये माना जाता है कि ये वकील थे, लेकिन इन्होंने साथ साथ में क्या किया, काव्य कृतियों को भी रखा, जिसमें मार्क्सवादी चेतना के साथ साथ जो है आप देखेंगे कि जो प्रकृति चित्रण है उसको भी इन्होंने रखा था। इसलिए इसे प्रगतिवादी जो आपका चीज़ जानेंगे कि उसमें क्या रहा आपका, कि प्रगतिवादी स्वर भी जो है इसमें दिखाई आपको देता है। ठीक है, और प्रकृतिवादी भी, दोनों ही चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं केदारनाथ अग्रवाल में। इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रगतिवादी पंथ के नाम से इसको आप जानेंगे। के नदी का कवि भी कहेंगे, बुंदेलखंड की धरती जो का कवि भी इसको कहेंगे, है ना। ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा देखें केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान का कौन सा लेख हिंदी साहित्य का पहला आधिकारिक प्रगतिवादी घोषणा पत्र माना जाता है, जो 1937 में विशाल भारत नामक पत्रिका में छपा था? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देखिए, शिवदान सिंह चौहान जो रहे हैं, इनका एक लेख रहा हिंदी साहित्य का पहला आधिकारिक प्रगतिवादी घोषणा पत्र जो है बोला गया उसको। ठीक है, तो 1937 में विशाल भारत नामक पत्रिका में छपा था। तो ये भी प्रगतिवाद के नाम से ही छपा था। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी के उत्थान में प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिवाद, ये जो सारी चीज़ें हैं, या थोड़ा थोड़ा जो आप देखेंगे, इन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रगतिवाद हो जाएगा। और जो शिवदान सिंह चौहान रहे, देखिए, इनका प्रगतिवाद शीर्षक का जो लेख है ये 1936 और 37 के आसपास जो है प्रकाशित हुआ। और इसने हिंदी में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद जो आलोचना रही उसको एक सैद्धांतिक भूमि या पृष्ठभूमि तैयार करने की मतलब करके दी इसने इसको। ठीक है, प्रगतिवाद ने किसको, जो आपका जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ जो रहा है, उसके बाद जो है उसकी आलोचना सैद्धांतिक जमीन पर तैयार की। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। काटो काटो काटो, कर लो जना जन मारू हंसिया। ठीक है, हिंसा हिंसा हिंसा, शोषक वर्ग के समूल नाश की यह अत्यंत उग्र मार्क्सवादी प्रगतिवादी घोषणा किस कवि की
पंक्ति है। तो ये भी हो जाएगी यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल की। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखें। और इसमें जो इसकी कविता रही है वो आपको ध्यान रख लेना है कि किस कविता से है। ये हंसिया एक इनकी कविता रही है, उससे लिया गया है। और जो सर्वहारा वर्ग के द्वारा जो पूंजीपतियों के हिंसक और तख्ता पलट के साथ साथ जो है साम्यवादी क्रांति के आह्वान को दर्शाने वाली इनकी कविता रही है हंसिया। इसको ध्यान में रखें, किसकी हो जाएगी ये, केदारनाथ अग्रवाल की कविता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में लिखने वाले प्रगतिवाद के उस जनकवि का वास्तविक नाम क्या है जिन्होंने बाकी बच गया अंडा और हरिजन गाथा जैसी तीखी मार्क्सवादी कविताएं लिखी। तो ये कौन हो जाएंगे, यहाँ से आपको याद रख लेना, यात्री उपनाम से ये हो जाएंगे आपके वैद्यनाथ मिश्र, और इसमें आपको ध्यान रख लेना ये ही हैं आपके नागार्जुन जी। ठीक है, जो प्रगतिवाद के एक शलाका पुरुष के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वास्तविक नाम क्या था इसका, वैद्यनाथ मिश्र था। बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, डक्कन भी इनका बचपन का नाम रहा। ठीक है, एंड मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे ये, और श्रीलंका में जाकर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जो नागार्जुन रहे। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है, और इन्हें जन कवि भी कहा गया है, जो आपके बाबा नाम से रहे वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार किसी भी समाज का मूल ढांचा क्या होता है जो कला, साहित्य, धर्म और राजनीति जैसे अधिरचना को निर्धारित करता है। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर मीन्स अधिरचना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो ये बोल रहा है कि इस दर्शन के आधार पर, मार्क्सवाद के आधार पर, जो समाज का मूल ढांचा है वो क्या होता है, जो कला, साहित्य, धर्म और राजनीति जैसे अधिरचना को निर्धारित करता है। तो ये होता है आर्थिक संबंध और उत्पादन की प्रणाली, जो हमने पहले ही माना कि जो आपका मार्क्सवाद है ये आर्थिकी और जो वर्ग संघर्ष है उसकी बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि आर्थिक संबंध और जो उत्पादन की प्रणाली है ये है इसका मूल ढांचा, है ना। तो समाज का मूल ढांचा, तो ये यही बात कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स रहे, देखिए उनका ये मानना था कि जो आपके आर्थिक संबंध है, यानी कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वही समाज की क्या है, बेस है, उस समाज का आधार है। ठीक है, जैसे जैसा उत्पादन का तरीका होगा वैसे ही वहाँ की जो कल्चर हैं, वहाँ की जो लॉज हैं, वहाँ का जो लिटरेचर है वो वैसा ही बनता जाता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस तरीके की कोई बेकार की चीज़ें भी नहीं होंगी। ठीक है, तो मार्क्सवाद जो है इस चीज़ को ज़्यादा मानता है कि आर्थिक संबंध और उत्पादन की जो प्रणाली रहती है ये समाज का क्या होता है, आधार रहता है। ठीक है, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी मार्क्सवादी समालोचना पुस्तक भारतीय साहित्य की भूमिका और निराला की साहित्य साधना में निराला की किस लंबी कविता को हिंदी की पहली महान प्रगतिवादी कविता माना है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ये हो जाएगा आपका बादल राग नाम से इनकी कविता रही, जो पहली महान और प्रगतिवादी कविता इन्होंने इसमें मानी है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। इस कविता को, जो बादल राग कविता रही, देखिए इसमें क्या रहा, बादल को जो है क्या माना गया है, क्रांति का दूत माना गया है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये क्रांति का दूत जो है पूंजीपतियों को डराता है और शोषितों को जो है एक नई जिंदगी देने का काम करता है। ये बात आप इसमें याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज जो है इससे आपको इससे ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ, कहने वाले प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन शास्त्री का प्रिय काव्य रूप कौन सा था जिसे उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से लेकर हिंदी में ढाला था। तो ये क्या है, ये है आपका सोनेट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सोनेट को कहते हैं हम चतुर्दश पदी। ठीक है, जिसमें 14 पंक्तियों की जो कविता रहती है। तो त्रिलोचन शास्त्री ने हिंदी में सोनेट को जो ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, और उनकी भाषा जो रही अवधी रही, और साथ ही साथ खड़ी बोली का भी उसमें मिश्रण हमें दिखाई पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये आपने देखा होगा, इसकी एक कविता भी रही है। ठीक है, हाइकू में यहाँ पर आपको पहले मैंने बता दिया है हाइकू के लिए कौन प्रसिद्ध रहे, वो रहे अज्ञेय, और जो मुक्त छंद के लिए निराला रहे फेमस, और गजल विधा के लिए आधुनिक काल में जो है दुष्यंत कुमार का नाम आपने ज़रूर याद रख लेना है। ठीक है, रांगेय राघव द्वारा रचित वह कौन सा अनूठा रिपोर्टा संग्रह है जिसमें उन्होंने 1943 के बंगाल के भीषण अकाल, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, देखिए तूफानों के बीच है ये, इसमें और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हिंदी का पहला कालजयी रिपोर्टाज संग्रह जो है वो माना गया है। रिपोर्टाज संग्रह की बात कर रहा हूँ, 1946 में रिपोर्टाज रहा तूफानों के बीच। इसमें रांगे राघव ने अकाल और उसका जो विभीषिका रही है ना, और जमाखोरों का जो अत्याचार है
उसका जो है आंखों देखा हुआ वर्णन प्रस्तुत किया है, वो भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल का वो कौन सा बृहद उपन्यास है जो भारत के विभाजन की वैचारिक पृष्ठभूमि और सांप्रदायिकता के पीछे छिपे आर्थिक राजनीतिक हितों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पर्दाफाश करता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका झूठा सच। 2 भागों में रहा, ये देखिए, वतन और देश का भविष्य। ठीक है, तो ये इसके 2 पार्ट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया जो सबसे प्रामाणिक मार्क्सवादी उपन्यास माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, गजेंद्र माधव मुक्तिबोध की कविताओं को मार्क्सवादी विचारधारा के भीतर फंतासी और अंधेरे में खोए सर्वहारा की अंतरात्मा का तीव्र संघर्ष माना जाता है। मुक्तिबोध को मार्क्सवादी आलोचना में प्रतिष्ठित करने वाले आलोचक कौन हैं? ये सिंपली यहाँ से भी पूछा जा सकता है, लेकिन पहले सारी भूमिका बांध दी इसने कि मुक्तिबोध की कविताओं में क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा के भीतर फैंटेसी और अंधेरे में ये जो रहे हुए हैं खोए हुए सर्वहारा, यानी कि आम जनमानस की जो अंतरात्मा है उसकी क्या है, उसका तीव्र संघर्ष दिखाई पड़ता है इनकी कविताओं में। अगर ये आपको स्थापना में पूछ लिया जाए ना, तो आपको ये कथन सही करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये बोल रहा है कि मुक्तिबोध की जो मार्क्सवादी आलोचना में प्रतिष्ठित करने वाली आलोचक कौन है, ये रहे डॉक्टर नामवर सिंह। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान में जो है मुक्तिबोध की जो लंबी कविता अंधेरे में रही उसकी व्यापक मार्क्सवादी व्याख्या की। और किस नाम से की थी, ये प्रश्न हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है। ये आपको बताना है कि अंधेरे में कविता के लिए इसने क्या कहा था डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मार्क्सवादी चेतना की है अत्यंत मर्मस्पर्शी पंक्ति किस कवि की रचना, सभ्यता का पाखंड या रेणुका काल की रही है? ठीक है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है, इसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये दिनकर की कविता रही जो मॉस्को डायरी है ना, या उनकी जो प्रगतिवादी रचनाओं के दौर की है ये। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें, है ना। तो इसमें क्या है, अमीर वर्ग के जो पालतू कुत्ते और जो गरीब के बच्चों के बीच का जो भयानक वर्ग भेद है उसको उजागर इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसलिए बोला कि एक तरफ शवानों को मिलता है दूध भात और बच्चे जो है भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठेठुर वो रात जाड़े की बिता देते हैं। तो यहाँ पर जो वैमनस्य है, ठीक है, भारतीय समाज की जो विवशता है उसको दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंक्ति भी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना 1935 में पेरिस में किसके नेतृत्व में हुई थी, जिसकी प्रेरणा से भारत में भी यह आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये आप सब लोग जानते हैं, ये हुई थी E.M. फॉस्टर, ये थे ये, है ना। तो 1935 में पेरिस में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर, उसके चलते ये हुई थी इसकी स्थापना, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसी से प्रेरित होकर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने क्या किया था, उन्होंने भारतीय शाखा की रूपरेखा भी बनाई थी। सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद 2 नाम रहे हैं, उनको आप याद रखें, जिन्होंने भारत में जो है ये बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ। साहित्य में मनोविश्लेषणवाद मुख्य रूप से सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों पर आधारित है। फ्राइड के अनुसार मानव चेतना का वह कौन सा भाग है जो दमित इच्छाओं, काम ग्रंथियों यानी कि लिबिडो और पशु प्रवृत्तियों का भंडार है? 3 चीजें ये आपको मनोविश्लेषणवाद में जरूर याद रख लेना है, दमित इच्छाएं, काम ग्रंथियां और पशु वृत्तियों का भंडार। तो ये बोल रहा है कि वो कौन सा मानव चेतना का भाग है, तो वो होता है हमारा अचेतन मन। इसको आप ध्यान में रखें। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखिए, मानव मस्तिष्क एक क्या है, वो मानता है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो बर्फ की चट्टान की तरह है और जिसका 90% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर यानी कि अचेतन मन में ही छिपा होता है। ये है मनोविश्लेषणवाद में बोला हुआ। ठीक है, और इसी अचेतन में दबी हुई हमारी जो काम इच्छाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, और हमारा जो व्यवहार है, हमारा और भी चीज़ें जो हैं वो क्या है, साहित्य सृजन को संचालित करता है ना। तो ये आप तो ध्यान में रखेंगे इसके बारे में मनोविश्लेषणवाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास विधा के अंतर्गत ज्ञानेंद्र कुमार के किस उपन्यास को मृणाल नामक पात्र के आत्मपीड़न और समाज विरोधी अनूठे नैतिक द्वंद्व का मनोवैज्ञानिक दस्तावेज माना जाता है? तो ये प्रश्न तो आपका बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत बार आपने ये पढ़ा भी होगा। ये है त्यागपत्र, 1937 में लिखा है, देखिए ज्ञानेंद्र का, और ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास रहा है। ठीक है, नायिका इसकी मृणाल रही, जो समाज की जो पारंपरिक बेड़ियां हैं उनको तोड़कर जो है कष्टमयी जीवन ज़्यादा
चुनना बेहतर समझती है। ठीक है, और जिससे उसकी जो अचेतन मन की ग्लानि और आत्म पीड़न की ग्रंथि जो है हमें स्पष्ट दिखाई देती है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। मनोविश्लेषणवाद में यही चीज़ें तो हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ी। इलाचंद्र जोशी को हिंदी में शुद्ध फ्रायडवादी मनोविश्लेषण का प्रयोक्ता माना जाता है। उनके किस उपन्यास में एक ऐसे युवक की कहानी है जो बचपन की हीनता ग्रंथि के कारण ईर्ष्यालु और हिंसक हो जाता है? तो इलाचंद्र जोशी के बारे में बोला गया है कि इनका कौन सा ऐसा एक शुद्ध फ्रायडवादी या मनोविश्लेषण का जो इनका उपन्यास रहा है, जिसमें एक युवक की कहानी है जो बचपन की हीनता ग्रंथि के कारण जो है ईर्ष्यालु और हिंसक हो जाता है। तो ये है सन्यासी। सन्यासी की वर्तनी इस तरीके से ही लिखी जाएगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1940 के आसपास लिखा गया ये इनका उपन्यास रहा, जिसमें जो नायक है नंद किशोर, उसका चरित्र जो है पूरी तरह से जो फ्राइड के काम सिद्धांत हैं उसकी और जो ग्रंथियाँ हैं उसके आधार पर बुना गया है, जो कि अपनी प्रेमी का जो शांति रहती है देखिए उसके प्रति अविश्वास और संदेह से ग्रसित रहता है, ये इसमें दिखाया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझ में आ रही होंगी, और आपका जो ये वैचारिक पृष्ठभूमि वाला यूनिट है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। मनोविश्लेषणवाद है, हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद कहाँ पर है, अगर मार्क्सवाद है तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद कहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस युग विशेष में दिखाई दे रहा है, इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति जो है ये आपको प्रयोगवादी कवियों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान ज़रूर रखना है आपको। अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है पता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। ठीक है, अज्ञेयकृत उपन्यास शेखर एक जीवनी, जिसके दो भाग रहे 1941 और 1944, जो पहला रहा। ठीक है, पर फ्राइड के इडिपस कॉम्प्लेक्स का गहरा प्रभाव माना जाता है, ये ध्यान रख लेना, इडिपस कॉम्प्लेक्स। शेखर का अपनी किस जो ममेरी बहन है देखिए उस पात्र के प्रति आकर्षण इस अंतर्ग्रंथि को दिखाता है, किस अंतर्ग्रंथि को, जो इडिपस कॉम्प्लेक्स रहा है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो देखिए शशि। ठीक है, ये है इसकी जो ममेरी बहन जिसके प्रति ये आकर्षित रहा। ठीक है, तो शशि के प्रति प्रेम जो है पारंपरिक जो भाई बहन या प्रेमी प्रेमिका का नहीं है, बल्कि एक गहरे अचेतन, जिसको हम मनोवैज्ञानिक आश्रय की तलाश कहते हैं, वो रहा है। ठीक है, और शशि की मृत्यु जो है शेखर के व्यक्तित्व के एक चरम विद्रोह को क्या करती है, जन्म देती है। ये बात भी आप इसमें ध्यान में रखें। तो ये हो जाएगा शेखर एक जीवनी से संबंधित। तो इसमें देखिए आपके कुछ एक प्रश्न जो है आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो उपन्यास हैं उससे भी क्लियर हो रहे हैं, चाहे वो आपका झूठा सच हो, चाहे फिर आपका शेखर एक जीवनी रहा हो। सिगमंड फ्राइड के शिष्य अल्फ्रेड एडलर ने फ्राइड के काम सिद्धांत यानी कि लिबिडो को अस्वीकार कर मानव व्यवहार के पीछे किस मुख्य ग्रंथि यानी कि प्रेरणा को स्वीकार किया, जिसका प्रभाव डॉक्टर देवराज के उपन्यासों में दिखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हीनता ग्रंथि और प्रभुत्व की इच्छा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड विल टू पावर। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो इसकी बात इसमें की गई है। एडलर का मानना क्या था कि जो मनुष्य है देखिए वो अपनी शारीरिक या सामाजिक जो कमियां हैं या जो उनकी हीनताएं हैं उनको छिपाने के लिए क्या करता है वो, ठीक है, अपना वर्चस्व या श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता है वो समाज पर। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि जो अजय की डायरी इनका एक उपन्यास रहा है देवराज का, इसको ध्यान में रख लेना, अजय की डायरी, उसमें जो है इन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश जो है वो इसमें की है, इसको ध्यान में रखें। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार डॉक्टर देवराज कृत वह कौन सा उपन्यास है जो विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में बुद्धिजीवी वर्ग के प्रेम, कुंठा और अनैतिकता के अंतर्द्वंद्व का बारीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है? तो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, तो इसमें आपको फिर से याद रख लेना है ये अजय की डायरी उपन्यास की बात ही हो रही है। और यहाँ पर आप ध्यान ये रखें कि ये जो अजय की डायरी नामक रचना रही है ये इनकी औपन्यासिक रचना ना होकर ये इनकी कैसी रचना है, ये है इनकी औपन्यासिक रचना है, ये डायरी विधा की रचना नहीं है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि जो आधुनिक पढ़ा लिखा समाज है उसके खोखलेपन, उसके अहंकार, प्रेम के असफल होने के पीछे छिपे जो मानसिक कारण रहे हैं, ठीक है, उन कारणों की पड़ताल जो है डायरी शैली में इसमें की गई है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, शैली जो है वो ज़रूर इसमें क्या रही है, डायरी है, लेकिन ये उपन्यास की जो की कृति मानी जाती है। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, अज्ञेय के उपन्यास अपने अपने अजनबी 1961 में मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का अनूठा घालमेल है। इसकी मुख्य महिला पात्र योकी और सेल्मा के बीच का संवाद किस मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करता है? तो ये हो जाएगा मृत्यु का भय और अकेलेपन की स्वीकार्यता, यही तो इस उपन्यास का मूल मर्म भी है। ठीक है, सेल्मा जो कि कैंसर से पीड़ित है और योके ये क्या है, एक बर्फ के घर में जो है उसके साथ फंसी रहती है। ठीक है, दोनों जो है मृत्यु के मुहाने पर
खड़े होकर क्या करती हैं, मानव मन की जो गहराइयाँ हैं, मानव मन का जो अकेलापन है, उसका सामना ये करती हैं जब ये मृत्यु के बिल्कुल करीब खड़ी होती हैं, यानी कि जीवन के अंतिम क्षणों में। ये बात यहाँ पर दिखाई गई है इसमें, ये ध्यान रखिए कि इस आलोचक ने जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यासों की समीक्षा करते हुए उन पर व्यक्तिवाद और समाज विमुखता, ये ध्यान रख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, व्यक्तिवाद और, एक मिनट यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, व्यक्तिवाद और समाज विमुखता का आरोप लगाया था। ठीक है, क्योंकि वे मार्क्सवादी समाज की यथार्थ के बजाय केवल पात्रों के मन के भीतर झांकते थे। तो देखिए, एक बड़ा आरोप है ये कि जैनेन्द्र और अज्ञेय के उपन्यास की समीक्षा तो की उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ बोला कि ये व्यक्तिवाद और समाज से विमुख हो रहा है, यानी कि समाज से हटके व्यक्ति को हो रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो प्रयोगवादी कवि रहे हैं या जो मनोविश्लेषणवादी कवि रहे हैं, मनोविश्लेषणवाद तो है ही एक व्यक्ति का ना, उसमें पूरा समाज तो नहीं आ सकता एकदम से। ठीक है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो रहे हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया था। क्यों? क्योंकि ये तो मार्क्सवादी रहे, और मार्क्सवाद में क्या है, मार्क्सवाद में तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें रहता है आपका समाज को ज़्यादा महत्व दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद के अन्य स्तंभ कार्ल गुस्ताव युंग। इन्होंने फ्राइड से अलग होकर किस अत्यंत महत्वपूर्ण वैचारिक प्रत्यय का प्रतिपादन किया जो साहित्य में प्रतीकों और मिथकों की व्याख्या में सहायक हुआ? ठीक है, तो इन्होंने किया था सामूहिक अचेतन और आद्य रूप, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सामूहिक अचेतन और आद्य रूप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि कलेक्टिव जो अनकॉन्शियसनेस है ना, तो इसको इसने माना था। तो जुंग के अनुसार मानव के भीतर क्या है, न केवल उसका अपना अनुभव रहता है, बल्कि उसके जो पूर्वज रहे हैं, उसकी जो प्रजातियां रहीं, है ना, मानव के जो अनुभवों की स्मृतियां हैं, वो भी क्या है, अचेतन रूप में जमा हो जाती हैं, है ना। इसी को इसने क्या कहा था, सामूहिक अचेतन की संज्ञा जो है वो दी है, और साहित्य के लिए जो है एक मिथक माना जाता है कि यहीं से निकला था, युंग की वजह से। ठीक है, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी का नायक किस मनोवैज्ञानिक स्थिति से गुजरता है जो महानगरों के अमानवीय माहौल में व्यक्ति के बिखरने की कहानी है? तो ये है आपका, किसकी बात कह रहे हैं, जहाज का पंछी में। तो ये हो जाएगा शरणार्थी होने की हीनता और अस्तित्व रक्षा का मानसिक संघर्ष। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रख लेना है कि जो कलकत्ता जैसा महानगर रहा, देखिए उसमें भटकते हुए एक शिक्षित जो है बेरोजगार युवक के स्वाभिमान, भुखमरी और परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने की जो मानसिक उतार चढ़ाव की कहानी है, ये आपका उपन्यास जहाज का पंछी, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी मछुआ या जहानवी में किस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाया गया है जहां प्रेम और आत्मत्याग के माध्यम से क्रूर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है? ठीक है, तो इसमें दिखाई गई है काम का जो उदात्तीकरण है, कि काम जो है वो क्या है, उदात है भाई, है ना, काम का उदात्तीकरण। इसको ध्यान में रखें कि जैनेन्द्र के जो पात्र हैं वो अपनी जो शारीरिक जो उनकी इच्छाएं रहती हैं, देखिए वो उनका दमन नहीं करते हैं, बल्कि उसे आत्मिक, धार्मिक, या फिर आप ये कहेंगे कि जो परोपकारी भावना है उसमें उसको तब्दील कर देते हैं। ठीक है, और इसी को ही मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं हम, उदात्तीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उदातवाद एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर उदात्तीकरण से क्या अभिप्राय है कि जब कोई अपनी भावनाओं का दमन न करके उसमें हम धार्मिक या परोपकारी भावना जो है वो ला देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अज्ञेय की कहानी रोज, जिसका दूसरा नाम है गैंग्रीन, इसमें नायिका मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से किस आधुनिक मनोवैज्ञानिक बीमारी या मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसमें है ऊब और एक रस्ता के साथ साथ जो मानसिक जड़ता है वो इसमें दिखाया गया है। तो ये हमने पहले ही बता दिया है, इस कहानी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र अस्तित्व तत्व से पहले है, इसका सरल वैचारिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए कि मनुष्य पहले जन्म लेता है, संसार में आता है, ये उसका अस्तित्व हो जाएगा, और फिर अपने कर्मों व चयनों से अपने स्वरूप यानी कि तत्व का निर्माण वो खुद करता है। तो इसीलिए बोला गया कि अस्तित्ववाद का मूल मंत्र क्या है कि अस्तित्व जो है वो तत्व से पहले रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है अस्तित्ववाद के आद्य प्रवर्तक और डेनमार्क के दार्शनिक कौन माने जाते हैं जिन्होंने ईश्वर के सामने व्यक्ति की अकेलेपन, भय व कंपन की वैचारिकता दी थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेना है तो ये हो जाएंगे आपके सोरेन कीरकेगार्ड, है ना, इन्होंने दिया था अस्तित्ववाद का
प्रवर्तन किया था इन्होंने, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो अस्तित्ववाद के जनक रहे, एंड भीड़ के खिलाफ इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति की जो विशिष्टता है या उसके आंतरिक जो संकट है उनको इन्होंने ज़्यादा तवज्जो देने की बात की थी, इसलिए इन्हें कहा गया है अस्तित्ववाद का जनक। हिंदी की नई कविता और अकहानी आंदोलनों पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। जयपाल छात्र की चयन की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण नई कविता में किस मूल्य को सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली है? तो यहाँ पर किसकी बोला गया है? और कहानी आंदोलन पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो नई कविता और अकहानी आंदोलन रहे उस पर किसका प्रभाव रहा? अस्तित्ववाद का प्रभाव रहा। छात्र के चयन की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व ये इनका सिद्धांत रहा। इसके कारण नई कविता में किस मूल्य को जो है सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और क्षण का महत्व, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड वैल्यू ऑफ मोमेंट, ये रहा इसमें। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अस्तित्ववाद के प्रभाव से कवियों ने माना कि अतीत या भविष्य के जो बड़े बड़े दावे हैं, देखिए, उनके बजाय जो है हमारा वर्तमान का एक एक क्षण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और जिसे मनुष्य को अपनी पूरी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से जीना चाहिए, या वो जीता भी है, ये इसमें माना गया है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रश्न अगला है, देखिए, अल्बर्ट कामू के असंगत का दर्शन का प्रभाव हिंदी के किस नाटककार के नाटकों जैसे शुतुरमुर्ग और सिंड्रेला पर दिखाई देता है? अब देखिए, जैसे ही आपने शुतुरमुर्ग देख लिया तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। असंगत दर्शन का प्रभाव जो है किस पर पड़ा? मुद्रा राक्षस। इसके नाटक समकालीन जो जीवन रहे, देखिए, उसकी विसंगतियाँ हैं, उसका जो खोखलापन है, ठीक है, या फिर जो असंगति जिसको हम एब्सर्डिटी भी कहते हैं, ठीक है, ये अस्तित्ववादी तर्ज पर जो है इनको दिखाते हैं इस उपन्यास अपने नाटकों में। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। जयपाल छात्र के कथन दूसरे लोग नर्क हैं, हेल इज अदर पीपल का वैचारिक प्रभाव समकालीन हिंदी उपन्यासों में व्यक्ति के किस रूप में दिखाई देता है? तो इसमें हो जाएगा आपका मिलनसारता तो नहीं होगा, अजनबीपन, अलगाव और संत्रास, ये हो जाएगा इसमें, है ना। जो अस्तित्ववाद का मानना ये रहा कि जब व्यक्ति समाज या दूसरों के मानदंडों के अनुसार जीने पर मजबूर होता है तो वो अपनी मौलिकता को खो देता है। इसीलिए जो है नई कहानी और उपन्यासों के पात्र जो है भीड़ में अकेले या फिर अजनबी की तरह महसूस होते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर याद रखें आप इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेहता कृत लंबी कविता संशय की एक रात में राम के मन के भीतर उत्पन्न संशय को किस वैचारिक धरातल पर व्याख्यायित किया जाता है जो युद्ध के निर्णय और उसके उत्तरदायित्व की पीड़ा को दर्शाता है? ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रख लेनी है। तो इसमें भी हो जाएगा आपका आधुनिक जो अस्तित्ववादी निर्णय का संकट है ये इसमें होना चाहिए, ठीक है। आधुनिक अस्तित्ववादी निर्णय के संकट की बात यहाँ पर बोल रहा है, जो क्राइसिस ऑफ डिसीजन की बात करता है। तो इसमें राम जो है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, संशय में रहते हैं। तो वो पारंपरिक भगवान नहीं है बल्कि एक आधुनिक मनुष्य है राम, ठीक है। इस बात से वो चिंतित हैं कि क्या एक व्यक्ति यानी कि सीता के लिए वो पूरे समाज को युद्ध की विभीषिका में झोंक दें, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो क्राइसिस ऑफ डिसीजन है, यानी कि यही है आधुनिक अस्तित्ववादी निर्णय का संकट। इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। और उचित निर्णय लेने के लिए जो है वो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की पीड़ा है, ये है अस्तित्ववाद का मूल। इसको आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, मैंने भावना में बहकर निर्णय नहीं लिया, मैंने चुन लिया है अपना अकेलापन। ये है समकालीन दौर के किस अस्तित्ववादी की कवि की पंक्तियां हैं जो व्यवस्था के खिलाफ अकेले खड़े होने के साहस को दर्शाते हैं? तो ये है कुंवर नारायण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना, इनकी ये पंक्तियां हो जाएंगी। तो इनका काव्य रहा आत्मजयी, जो नचिकेता के प्रसंग पर है। देखिए, उसमें आप देखेंगे कि मृत्युबोध, अकेलेपन और जो अपनी शर्तों पर जीने का अस्तित्ववादी छटपटाहट है वो इसमें बौद्धिक रूप से जो है वो दिखाई पड़ता है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि रहे, ये आप जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद के कट्टर विरोधी मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में अस्तित्ववाद को बुर्जुआ वर्ग का कौन सा संकट माना है? तो ये मानता था इसको सर्वहारा क्रांति को भटकाने वाला, पूंजीवादी हताशा और पलायनवाद, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज लिखी थी इसने, इसको अस्तित्ववाद को लेकर के, इसको भी आप ध्यान में रखें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अज्ञे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा प्रियंवद द्वारा वीणा का साधा जाना में अहम विसर्जन का जो प्रसंग है वह अस्तित्ववादी दृष्टि से किस स्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पर बोला गया है आपका जो
असाध्य वीणा है देखिए, या गेय की लंबी कविता हो जाएगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि शून्य या समष्टि के सम्मुख यानी कि समाज के सम्मुख अपने को क्षुद्र व्यक्तिगत यानी कि स्वयं को बिल्कुल सामान्य सा समझना, ठीक है, अहंकार को समाप्त कर प्रामाणिक अस्तित्व की प्राप्ति करने की चीज़ को जो है इसमें इस दृष्टि से जो आपके अस्तित्ववादी दृष्टि है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रियम्बद है देखिए, जब तक वो खुद को एक सार्थक साधक समझता है वीणा नहीं बजती, लेकिन जैसे ही वो खुद को जो किरीटी नामक एक तरु या एक वृक्ष आता है इसमें देखिए, उसको सौंप देता है, ठीक है, या शून्य को सौंप देता है ना, अहम का विसर्जन कर देता, त्याग कर देता है अहम का, तो वीणा से संगीत फूट पड़ता है, जो कि प्रामाणिकता की जो है एक चरम स्थिति मानी जाती है। इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये आप बाद में देखेंगे, उसमें भी तरह तरह की साउंड जो है उसमें सुनाई देने लग जाती है। तरह तरह की का मतलब है कि जिसने जिस रूप में उसको सुनने की कोशिश की, उसको वो वैसे ही, प्रेमियों को वो प्रेम संगीत सुनने लगा, और किसी को वो सुनाई देने लगा युद्ध का गीत, है ना। ऐसे करके आप देखेंगे इसके बारे में, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। जयपाल छात्र को उनके किस प्रसिद्ध उपन्यास के लिए जाना जाता है? यहाँ से आप इतना ही ध्यान में रखें, बाकी और जो चीज़ें इसमें लिखी हैं इनको बाद में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा, इनका एक उपन्यास आता है देखिए, नौजिया, ठीक है, मिचली, जिसमें नायक क्या है, रोकांता। इसको संसार की वस्तुओं की निरर्थकता को देखकर जो है उबकाई या घृणा का अनुभव होता है। ये अस्तित्ववादी शून्यता का प्रतीक रहा। बाकी चीज़ें इसमें खुद लिखी हुई हैं, बस आपको ये याद रख लेना, इनका उपन्यास हो जाएगा और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है ये, ठीक है। तो इसमें नायक को ये लगता है कि संसार की जो चीज़ें हैं उनका कोई तर्कसंगत आधार ही नहीं है, बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। और यही जो है उसको एक क्या है, एक मानसिक संतरास, या जिसको हम मिचली भी कहते हैं, उसका अनुभव देता है ये, इसलिए इसने इसका नाम ही रख दिया फिर मिचली या नौजिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तराधुनिकतावाद, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। उसकी व्याख्या वैचारिक की मुख्य वैचारिक विशेषता क्या है, जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध के वैश्विक चिंतन और साहित्य को प्रभावित किया था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा देखिए, जो आपका ईश्वर और धर्म की पुनः स्थापना करना, तो ये नहीं होगा इसमें, है ना। विज्ञान और तकनीक का पूर्ण बहिष्कार, ये भी नहीं होगा। सभी प्रकार के जो महाआख्यान है देखिए, एंड अविश्वास हैं और बहुलतावाद हैं, इसका समर्थन करना, ठीक है। ये है यहाँ पर, इसको ध्यान में रखिएगा, महाआख्यानों पर अविश्वास और बहुलतावाद का समर्थन, ठीक है। ये इसमें बताया गया। उत्तराधुनिकतावादी जो विचारक रहे देखिए, एक नाम था ल्योतार, ये आपने सुना होगा या नहीं, इसको देख लेना आपने, ल्योतार, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो उत्तराधुनिकता का अर्थ क्या है, ये है महाआख्यानों के प्रति अनास्था, अविश्वास लिखा गया ना, कि जो महाआख्यान हैं बड़े बड़े, उनके प्रति अनास्था है, ठीक है। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखिए, और किसी एक भी परम सत्य को नहीं, बल्कि जो स्थानीय और छोटे छोटे जो सत्य रहे हैं उनको ये स्वीकार करता है। कोई बड़ा सत्य की बात नहीं है, जो छोटी छोटी बातें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, बहुलतावाद का समर्थन उन्होंने किया है। उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में अति यथार्थ और सिम्युलाक्रा का सिद्धांत किस फ्रांसीसी विचारक ने दिया था? ये ध्यान में रख लेना है, सिम्युलाक्रा, अति यथार्थ, ठीक है। जिसके अनुसार मीडिया और विज्ञापनों के आभासी दुनिया ने, ऑनलाइन दुनिया जिसको हम कहते हैं, आभासी से याद रख लेना है, वास्तविक दुनिया को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। उत्तराधुनिकता के संदर्भ में बोला गया है कि इसके अनुसार क्या है, मीडिया और विज्ञापनों की जो आभासी दुनिया ने वास्तविक दुनिया को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्यां बोद्रिला। तो ज्यां बोद्रिला के अनुसार क्या है कि जो आज का उपभोक्तावादी समाज है देखिए, उसमें प्रतीक या जिसको हम इमेज कहते हैं, है ना, वही क्या है, असली वास्तविकता बन गए हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसे हम हाइपर रियलिटी भी कहते हैं, सिंपल सी बात, ऐसे करके इसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, ज्ञान और सत्ता का संबंध तथा विमर्श के माध्यम से संस्थाएं कैसे मनुष्य को नियंत्रित करती हैं। यह उत्तर आधुनिक विचार वैचारिक सिद्धांत जो है किस दार्शनिक का रहा है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। आप बस इतना सा याद रखिएगा कि ये किसकी रचना रही है। तो ये हो जाएगा आपका मिशेल फूको। जब भी आप उत्तराधुनिकता और आधुनिकता के बारे में पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, ज्ञान और सत्ता का संबंध तथा विमर्श के माध्यम से संस्थाएं कैसे मनुष्य को नियंत्रित करती हैं, ये है उत्तराधुनिकता का वैचारिक सिद्धांत, ठीक है। इसको देखिए। नेक्स्ट है, उत्तराधुनिकतावादी दौर में लेखक की मृत्यु, डेथ ऑफ ऑथर, की घोषणा किस आलोचक ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप जो आपका
भारतीय काव्यशास्त्र के अलावा पाश्चात्य काव्यशास्त्र उसमें भी पढ़ते हैं, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि लेखक की मृत्यु की घोषणा जो है वो किसने दी थी। इसके अनुसार रचना का अर्थ लेखक की मर्जी से नहीं बल्कि पाठक के पढ़ने के ढंग से तय होता है। यहाँ पर आपको डेथ ऑफ ऑथर का मीनिंग भी समझ आ गया, ठीक है। तो ये बोला था सॉरी जग तरीदा नहीं होगा, ये रोला बर्थ हो जाएगा। इसको ध्यान में कीजिए, ध्यान रखिएगा, रोला बर्थ। तो रोला बर्थ ने क्या माना कि जो लेखक है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। 1967 के आसपास जो है इन्होंने एक अपना निबंध भी लिखा था द डेथ ऑफ ऑथर के नाम से, जिसमें इन्होंने ये कहा कि रचना तो लिखी जा चुकी है, ठीक है, उस पर लेखक का कोई भी कंट्रोल उसके बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है पाठक अपनी क्षमता के अनुसार जो है उसको समझेगा और उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां करेगा, और पाठक ही जो है उसकी वास्तविकता का निर्माता जो है वो बन जाता है। ये माना है इन्होंने। तो बात भी सही है। अब मान लीजिए लेखक ने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही होगी, बाद में जो है किसी दूसरे ने उसको कैसे लिया, ठीक है। तो ये बोला गया कि लेखक की तो मृत्यु हो चुकी है आज के समय में। उत्तराधुनिकता के दौर में हिंदी के किस प्रमुख कवि ने मंगोलिया, सुनो कारीगर जैसी रचनाओं में समकालीन मीडिया, बाजारवाद और अमानवीय होते जा रहे उपभोक्ता समाज पर तीखा उत्तर आधुनिक व्यंग्य किया है, ठीक है। मंगोलिया, सुनो कारीगर। अब यहाँ पर सुनो कारीगर अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ईजिली जो है इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो यह है उदय प्रकाश की रचनाएं। तो इन्होंने क्या किया इसमें अपनी रचनाओं में, अपनी कहानियों में जो समकालीन मीडिया रहा, बाजारवाद रहा और अमान्य होते जा रहे उपभोक्ता समाज है उस पर व्यंग्य किया हुआ है, ठीक है। तो उदय प्रकाश की कहानियाँ रही, देखिए जैसे पाल गोमरा का स्कूटर, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, पीली छतरी वाली लड़की, है ना, ये रही ना इनकी कहानियाँ। तो इनको आप याद रखें। इसमें जो इन्होंने वैश्विक पूंजीवाद, महानगरीय क्रूरता, उत्तराधुनिक विसंगतियाँ जो हैं ये रखी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सुधीश पचौरी ने हिंदी आलोचना में उत्तराधुनिकतावाद के किस रूप में व्याख्यायित किया है जिसके लिए उन्हें पारंपरिक मार्क्सवादी आलोचकों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मीडिया, उपभोक्तावाद, विखंडन और दलित स्त्री जैसे छोटे आख्यानों को उभार का युग माना और जो मार्क्सवाद के ढर्रे को कहीं ना कहीं तोड़ता है। मार्क्सवाद का मानना यह था कि ये तो एक ही है, लेकिन इसने इनको अलग अलग करके देखा, इसलिए इनको कोपभाजन सहना पड़ा इनको, ठीक है। उत्तराधुनिक विखंडनवाद, डिकंस्ट्रक्शन, भाषा के बारे में क्या मानता है जो पारंपरिक भाषा विज्ञान के विपरीत है, ठीक है। तो देखिए विखंडनवाद भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, इसको भी आपने ध्यान में रख लेना है। तो ये भाषा के भीतर अर्थ हमेशा फिसलता रहता है, ये मानता है, ठीक है, कि अर्थ जो है वो अलग अलग होता रहता है, डिफरेंट है ये। कोई भी पाठ यानी कि टेक्स्ट कभी भी एक अंतिम या निश्चित अर्थ नहीं दे सकता। यही बात हमने ऊपर भी पढ़ी कि लेखक तो मर चुका है, अब उसके लिए जो है अलग अलग जो विचारधाराएं प्रस्तुत की जा रही हैं वो तो पाठकों के द्वारा ही दी जा रही हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना जो आपका विखंडनवाद है। दलित अस्मिता और सामाजिक न्याय की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने वाले आधुनिक भारत के महापुरुष ज्योतिराव फुले ने 1873 में किस समाज की स्थापना की थी जिसने दलितों और शूद्रों के अधिकारों की पहली संगठित लड़ाई लड़ी? तो ये हो जाएगा आपका सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। इसको याद रखिए। और गुलामगिरी शीर्षक से इन्होंने पुस्तक भी लिखी, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रख लेना। ये हो जाएगा आपका कौन सा? सत्यशोधक, है ना। इसको ध्यान में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा गया, देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वैचारिक सिद्धांतों जैसे जाति का उच्छेद, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, को आधार बनाकर हिंदी पट्टी में दलित चेतना का शंखनाद करने वाले उस प्रथम दलित पत्र का नाम बताइए जिसके संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर के सहयोगी स्वामी अच्युतानंद थे। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पर आ गए। एक बार आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसमें याद रख लेनी है, जो जो काम की चीज़ें हैं, है ना, ठीक है। इस नाम से इन्होंने क्या लिखा, ग्रंथ भी लिखे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा आपका आदि हिंदू। राइट आंसर ये होना चाहिए आपका। स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने 1920 के दशक में जो है उत्तर भारत में आदि हिंदू आंदोलन चलाया और इसी नाम से ही इन्होंने पत्र भी निकाला था, है ना। और इसने जो है हिंदी क्षेत्र के दलितों में सांस्कृतिक और राजनीतिक जो अस्मिता है उसको जगाने का प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्त्री विमर्श की उस प्रखर लेखिका का नाम बताइए जिन्होंने छिन्न मस्ता आओ पे घर चलें। तो ये तो प्रभा केतान के हैं। इसमें आगे और जो चीज़ें लिखी हैं इनको पढ़ लीजिएगा। स्त्रीत्व का इतिहास पुरुष की मर्जी का इतिहास है। महादेव वर्मा ने किस वर्ष अपनी प्रसिद्ध वैचारिक गद्य कृति श्रृंखला की कड़ियाँ प्रकाशित की थी? तो ये जिसने हिंदी विमर्श का प्रस्थान बिंदु भी से माना जाता है। अगर इसको याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं 1942 इसका राइट आंसर
हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ। और माधवी वर्मा ने इसमें क्या किया है, भारतीय समाज में जो स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जो शोषक रूप रहे हैं उन पर जो है इन्होंने तार्किक रूप से विश्लेषण करने की बात जो है वो की है इसमें। आदिवासी अस्मिता, जंगल, जल, जमीन के अधिकार और आधुनिक विकास के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन के दर्द को केंद्र में रखकर लिखा गया रमणिका गुप्ता की किस पत्रिका को आदिवासी विमर्श का मुख्य मंच माना जाता है? तो ये था आपका युद्धरत आम आदमी, रमणिका गुप्ता की पत्रिका। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस पत्रिका के विशेष अंकों के माध्यम से देश भर के जो आदिवासी रहे, जो कवि रहे, लेखक, चिंतक हुए, है ना, उनको एक साझा मंच जो है वो तैयार करके दे दिया गया, जिससे हिंदी में जो है स्वतंत्र आदिवासी विमर्श का जन्म हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो आदिवासी विमर्श है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, दलित विमर्श भी इसमें शामिल है, और बाकी जो अस्मिता मूलक यहाँ पर विमर्श रहे हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। झारखंड के संथाल जनजीवन, उनकी मुंडा संस्कृति और आधुनिक कॉरपोरेट लूट के खिलाफ उनके संघर्ष को दिखाने वाले किस समकालीन उपन्यासकार को उनके उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, यहीं से ही आपने याद रख लेना था, रणेंद्र, ठीक है, और गायब होता देश के लिए आदिवासी अस्मिता का चितेरा। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, आदिवासी अस्मिता का चितेरा किसे कहा गया है? रणेंद्र, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन है? ग्लोबल गांव का देवता और गायब होता देश, ये ध्यान में रख लेना है। कहाँ की बात हो रही है? झारखंड के संथाल जनजीवन और मुंडा संस्कृति। ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एक प्रश्न में ही दिख जाएंगी, तो अगर आप अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं आपके बहुत सारे काम की चीज़ें जो है यहाँ से निकल जाएंगी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसमें कौन सा आता है? हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक, विशेषकर जो मुस्लिम समाज के लोग रहे, देखिए, उनकी आंतरिक परतों, विभाजन के बाद उनके भीतर पैदा हुए असुरक्षा के बोध और रूढ़िवादिता को उजागर करने वाला राही मासूम रजा का वो कौन सा कालजयी उपन्यास है जिसकी पृष्ठभूमि गंगौली गांव है? तो ये था आधा गांव, राही मासूम रजा का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास ये 1966 का। इसको आप ध्यान में रखिए, जिसमें इन्होंने जमींदारी उन्मूलन और भारत विभाजन के समय उत्तर प्रदेश के जो शिया मुसलमान रहे हैं, देखिए, उनके जीवन का प्रामाणिक चित्रण मिलता है, जिसमें ये दिखाया गया है कि आम मुसलमान का वतन भी यही भारतवर्ष ही है, यहाँ की मिट्टी है, बल्कि पाकिस्तान नहीं है। ये बात इसमें इसने कही थी। नासिरा शर्मा कृत वह कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है जो कपड़ा मिलों के बंद होने की पृष्ठभूमि में बुनकर समाज यानी कि जुलाहों के आर्थिक संकट, सांप्रदायिक दंगों के अलावा अल्पसंख्यक अस्मिता के अस्तित्व की लड़ाई को बयां करता है? तो ये हो जाएगा आज का आखिरी प्रश्न। किसकी बात हो रही है? नासिरा शर्मा की, है ना, जिसमें कपड़ा मिलों के बंद होने की पृष्ठभूमि और खासकर जो आपका बुनकर समाज है, देखिए, उनके आर्थिक संकट और सांप्रदायिक दंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका जिंदा मुहावरे, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे इनके हो जाएंगे। तो जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का एक गंभीर उपन्यास माना जाता है ना, जिसमें विभाजन की त्रासदी के बाद भी भारत में जो रह गए अल्पसंख्यक हैं, कारीगर वर्ग हैं, के जो जीवन है, उनकी देशभक्ति, उनकी सांप्रदायिकता के चक्रव्यूह में उनके पिसने और दास्तान को जो है वैचारिक गहराई से प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर नासिरा शर्मा के द्वारा किया गया है। नासिरा शर्मा के बाकी कौन से उपन्यास रहे हैं उनको ध्यान में रखें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास रहा है ठीकरे की बंगनी, उसको भी कई बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के लास्ट के जो 50 प्रश्न जो छूट गए थे। आई होप कि आपको वैचारिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हिंदी साहित्य में जहाँ जहाँ पर आपको, चाहे वो दलित विमर्श है, चाहे वो आपका दूसरा मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, या फिर कुछ और चीज़ें जो रही हैं, उनको आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ जो है वो उपयोगी लग रही होगी। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अगले सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।